हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हाइड्रोजन, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। इसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स में ये एक्चुअली हमारा पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। तो हमने पहला पार्ट ए स्टार्ट किया हुआ है, इसकी एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके फर्दर स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमने शुरुआत करनी है हाइड्रोजन के डिस्कवरी के साथ। हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी है उसका जो क्रेडिट है वो जाता है हेनरी कैवेंडिश को। 1766 के अंदर उन्होंने हाइड्रोजन के एलिमेंट्री नेचर के बारे में और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द आयरन एंड डाइल्यूट एसिड उसके बारे में बताया था। लेकिन यह बात भी सच है कि रॉबर्ट बॉयल ने 1672 के अंदर उन्होंने पहले ही इस गैस को प्रोड्यूस कर लिया था। बट फिर भी जो मैक्सिमम क्रेडिट है वो इन्हीं को दिया जाता है। द रीजन इज दैट कि ना ही सिर्फ इन्होंने ये बताया था कि कैसे आयरन और डाइल्यूट एसिड की हेल्प से एक हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है, बल्कि उसके एलिमेंट्री नेचर के बारे में भी बताया था। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कैसे अगर हाइड्रोजन को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाए, मतलब बर्न किया जाए, तो वो कैसे पानी प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि ये एक ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील का मतलब होता है जो आसानी से आग पकड़ लेता है। तो इसको नाम दिया गया था इनफ्लेमेबल एयर, बिकॉज इसके कंबस्टिबल नेचर के वजह से। बाद में हाँ, जो लुइसर थे इन्होंने 1783 के अंदर एक ग्रीक वर्ड जो था हाइड्रोजन, वो इस गैस को दिया गया, क्योंकि उसका मतलब था वाटर फॉर्मर। क्योंकि उन्होंने बता दी था ना कि कैसे हम हाइड्रोजन को अगर हम एयर की प्रेजेंस में आग लगाएं तो कैसे वो पानी में बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने उनको एक ग्रीक वर्ड हाइड्रोजन के नाम से नवाजा और उनको बोला कि आगे से हम इस गैस को हाइड्रोजन कहा करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसके डिस्कवरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बेटा स्टडी करेंगे उसके अकरेंस के बारे में, ठीक है, कि ये हमें कैसे मिलता है। ऑब्वियस बात ये है बेटा कि हाइड्रोजन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट, एंड क्योंकि काफी रिएक्टिव एलिमेंट होता है इसलिए फ्री स्टेट के अंदर भी हमें बहुत कम जगहों पे कुछ ही ट्रेसेस मिलते हैं इस हाइड्रोजन के। तो अगर मैं एक फ्री स्टेट के बारे में बात करता हूं तो ये हमें अर्थ के क्रस्ट या एटमॉस्फेयर पे मिलता है। कैसे कैसे मिलता है ये देखिए। सबसे पहले हमारे जो वोल्केनो गैसेस है ना, ये देखिए, ये वो हमारे वोल्केनो गैसेस दिख रही होंगी आपको, इसके अंदर 0.025% हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो एक यहां पर इसकी प्रेजेंस है, ठीक है। दूसरा, अर्थ के क्रस्ट के अंदर अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो 0.98% ही आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा, ये जो आपका रीजन है, ये वाला जो रीजन है आपका, ये अर्थ का क्रस्ट होता है आपका। इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें 0.01% हमें हाइड्रोजन हमें मिलता है, ठीक है। और हमारा जो सन है वो ऑब्वियस है, जो मैक्सिमम अगर आप कहेंगे ना कि हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलेगा, वो हमारे सन में ही हमें मिलता है। क्योंकि ये इसी हाइड्रोजन की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, ये अपनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और जिसका इस्तेमाल हम अपने अर्थ के अंदर बखूबी करते हैं। हमें पता है वो हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो अगर इसके अकरेंस की बात की जाए तो फ्री स्टेट की बात की जाए तो यहां पर आपको विद परसेंटेजेस मैंने बताया हुआ कैसे और कहां पे वो मिलता है। वही बात अगर मैं आपके कंबाइंड स्टेट की करूं, क्योंकि ये ऑब्वियस है रिएक्टिव है नेचर के अंदर, तो ये जल्दी से किसी और एलिमेंट के साथ आपका मिलकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमें मिल जाता है। ठीक है, देखिए इसकी अकरेंस अगर मैं कंबाइंड स्टेट की बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे प्लांट के जो टिश्यूज हैं, एनिमल की टिश्यूज हैं, वो उस टिश्यू के अंदर क्या होता है, वो टिश्यू किसके अंदर क्या कैसे बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। मतलब ये कि उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो एनिमल टिश्यूज या प्लांट टिश्यूज के अंदर हमें इस हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको मतलब ये हुआ कि ये कंबाइंड स्टेट के अंदर है, फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलता है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम कोई भी एक एसिड के बारे में बात करते हैं जैसे HCl,
ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन सब में H क्या है? हाइड्रोजन ही तो है ना। ठीक है, किसी भी स्टार्च के बारे में बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हमारे प्रोटीन के बारे में बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें, फैट्स के बारे में बात करें, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। लेकिन ऑब्वियस है कंबाइंड स्टेट में, एज ए इंडिविजुअल फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ऑफ कोर्स रिएक्टिविटी की वजह से। इसके अलावा हमारा जो पानी है, फॉर्मूला H2O, दो दो हमारे एलिमेंट किस, दो एटम किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। तो अगर हम बाय वेट किसी पानी की मेजरमेंट करें तो उसमें 11.1% बाय वेट हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इसके अकरेंस के बारे में। गुड। अभी हम बेटा जो डिस्कस करने वाले हैं वो वेरियस रिएक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना चाहें तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियस है, हम मेटल के साथ, चलो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूं बेटा, देखो कैसे हम करेंगे। पहले हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे कोल्ड वाटर से, फिर बॉयल वाटर से, फिर स्टीम की हेल्प से। ये हम सब चीजें करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, बट कोई बात नहीं, लेकिन आई वांट कि आपको इसी वीडियो के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाए कि कैसे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करी है कि कौन सा पर्टिकुलर मेटल कैसे बिहेव करके हाइड्रोजन को प्रिपेयर करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बेटा हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर और मेटल के साथ। देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात बता देता हूं। हमारे जो मेटल होते हैं ना, एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 की बात हो रही है, उसमें 3 ऐसे मेटल्स हैं जिनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए ना तो वो साथ के साथ हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले बेटा हमारे पास पोटेशियम है, फिर है सोडियम, और लास्ट में फिर हमारा कैल्शियम आ जाता है। ये 3 ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास। अगर हम इनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या मिलता है? हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि इन तीनों को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं अपने कोल्ड वाटर के साथ तो एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा? पहले तो ऑफ कोर्स इनका हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जैसे सोडियम एंड कोल्ड वाटर करूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एंड कोल्ड वाटर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम एंड कोल्ड वाटर बिकम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरह के बेटा आपके पहले तो ऑक्साइड्स बनेंगे, प्लस क्या बनेगा? हमारा हाइड्रोजन लिबरेट होगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पोटेशियम एंड सोडियम की अगर मैं बात करता हूं, इवन कैल्शियम भी चलो आप ले सकते हो, ये ना रिएक्टिव बहुत है नेचर के अंदर, देर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। रिएक्टिविटी कम होती जाएगी जैसे हम नीचे जा रहे हो। जैसे कि पोटेशियम का अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं बेटा तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू कैल्शियम। मतलब सोडियम की रिएक्टिविटी पोटेशियम से कम है बट कैल्शियम से ज्यादा है। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, बट साथ साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दीज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट का प्रोड्यूस होना, ठीक है। ये हमारे क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा? इन सब को एक एक करके स्टडी करेंगे। यार इसका नेचर कैसा है, ठीक है, डेंसिटी कैसे है, कैसे बिहेव करेगा जब मैं पानी में डालूंगा, एज ए प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, ये सारी बातें बेटा अब हमने स्टडी करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने पोटेशियम के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि यहां पे अगर हम बात करेंगे पोटेशियम की, फिर हम बात करेंगे सोडियम की, फिर हम कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे बेटा कि उनकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, कैसा उसका नेचर होता है जब हम उसको किसी पानी में डाल देते हैं। तो ये सब चीजें हमने बेटा यहाँ पे स्टडी करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि हमने पोटेशियम से शुरुआत करनी है। तो अगर कोई पूछता है बेटा कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम या सोडियम या कैल्शियम क्या है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आंसर ये है कि पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों, इनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। सो देयरफॉर जब आप उसको वाटर में डालते हो तो वो ऊपर फ्लोट करते हैं। दूसरी बात, कैल्शियम जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जैसे आप उसके अंदर डालोगे वो एकदम से नीचे डूब जाएगा। टेंशन ना लो, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूं।
तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमने बात करी अपने पोटेशियम की। पोटेशियम को जब पानी में डालते हैं तो आप देख रहे हो इसका बिहेवियर, देख रहे हो कैसा है। इसको डार्ट अबाउट कहते हैं। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है आपके बुक के अंदर, डार्ट अबाउट। तो इसका मतलब क्या है, मैंने वो भी दिखाने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, पहले हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या ये पानी के ऊपर है? हाँ जी, पानी के ऊपर है। तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू वाटर। कितनी डेंसिटी है बेटा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ऑब्वियस है कि इसकी डेंसिटी क्या है, कम। सो देयरफॉर ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। दूसरी बात, ये जो आपका बेटा मेटल है ना, ये आपका 62 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। और जब ये मेल्ट करता है तो ये सिल्वर कलर के ना छोटे 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 दाने बन जाते हैं। और ये जो दाने हैं यहाँ पे देखो, ये देखो, मैं इस वर्ड के बारे में बात कर रहा था, डार्ट अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। डार्ट अबाउट का मतलब होता है जैसे वो नहीं होता डार्ट जो हम फेंकते होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे तीर की तरह फटाफट ऐसे 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 तेज तेज मूव करता है आपका। इसी को डार्ट अबाउट बोलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो आप इस पिक्चर में आराम से देख सकते हैं। क्लियर होगी बात आपकी? वेरी गुड। आगे देखिए बेटा, इसके अलावा हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की। पहली बात बताया तो बेटा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है पोटेशियम की, इसलिए वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है एज कंपेयर टू सोडियम, एंड सोडियम होता है एज कंपेयर टू कैल्शियम। बट जैसे वो बीच में है सोडियम, तो उसका जो एक्सोथर्मिक नेचर होगा वो थोड़ा कम होगा पोटेशियम से, बट कैल्शियम से ज्यादा होगा। ठीक है। होना क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी भी पानी के साथ अगर हम इन मेटल को रिएक्ट करेंगे तो एज ए रिजल्ट वो क्या बनाएगा, वो हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हो बेटा, मेरे पास क्या है, पोटेशियम, ये मेरा पानी है, दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, KOH जो कि हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस बेटा आपका हाइड्रोजन दैट इज H2। यही मैंने आपको यहां पर बताया है। क्लियर जी? आगे बढ़े। ठीक है। अगर हम इसको बेटा जलाएं तो क्या कलर है इसका? देखिए बेटा, अगर आप पोटेशियम को जलाते हो फ्लेम पर, तो उसका जो कलर है ना बेटा, ये देखो क्या लिखा है, लाइलैक कलर होता है बेटा इसका। ये जो कलर आप देख रहे हो ये लाइलैक कलर होता है आपका। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि वैसे तो हाइड्रोजन जब जलता है वो ब्लूइश फ्लेम सी होती है उसकी, तो ये कलर कहां से आता है? ये बेटा पोटेशियम के कुछ ट्रेसेस होने की वजह से ये वाला कलर जो है इसको मिलता है। तो हमेशा याद रखें कि पोटेशियम को अगर हम बर्न करते हैं तो उसका जो कलर है वो लाइलैक कलर्ड फ्लेम होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? इसके अलावा जैसे हम उसको पानी में डालेंगे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो हाइड्रोजन एज ए बबल बनकर वो एकदम से आपको ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। पानी के अंदर अगर हाइड्रोजन आपका नहीं, हाइड्रोजन किसी भी मेटल को डालते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। यस, ये देखो KOH क्या आपका हाइड्रोक्साइड है ना, ये एल्कली नेचर का होता है। इसी वजह से पहली बात तो सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होगा। दूसरा सोपी, मतलब सोपी टच होगा आपका। ठीक है, अल्कलाइन नेचर है ना इसलिए वजह से, और यहां पे लिखा है एन अल्कलाइन एज वेल। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, सो इसके अलावा दो बातें बेटा समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ऊपर है आपके यहाँ पे दिख ही रहा है, लिखा है वहां पे, ऑल्दो प्योर हाइड्रोजन बर्न विद ब्लू पेल ब्लू फ्लेम बट द कलर ऑफ द फ्लेम इज लाइलैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेसेस ऑफ द पोटेशियम वेपर। क्योंकि पोटेशियम जलता है, उसके खुद के वेपर्स बनते हैं, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से ये वाला कलर हमें मिलता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, एक बात और ध्यान से यहां पे सीख लीजिए। यहां पे दिया हुआ है कि जो पोटेशियम है दैट रेडली कैचेस फायर इन एयर। अब पता क्या बात है, हम ना पोटेशियम हो चाहे सोडियम हो, उसको हवा में नहीं रखते, उसको ऐसे कहीं पे नहीं रख देते। रीजन ये है क्योंकि हमारे हवा में होता है वाटर वेपर। उस वाटर वेपर के साथ ये जो आपकी पोटेशियम है, ये जो आपका सोडियम है, ये रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट कर जाएगा, और ऊपर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी वजह से कभी कभी जब हम उसको हैंडल भी करते हैं ना, तो अपने हाथों के साथ नहीं उसको टच करते, हाथों में मॉइस्चर होता है आपका, इसलिए टोंग्स की हेल्प से हम उसको मतलब पिक करते हैं और कहीं भी मूव कराते हैं। अब अगर मन में सवाल है सर कि अगर इसको संभाल के रखना हो तो कैसे रखा जाएगा? आपको याद है मैंने आपको केरोसिन के बारे में बताया था। केरोसिन जो होता है बेटा वो एक एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरह है आपका। जैसे हम पोटेशियम उसमें डाल देते हैं, उसका कांटेक्ट टूट जाता है मेरे एयर के साथ, और उसमें प्रेजेंट जो वाटर वेपर है अगर वो उससे रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखो। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसकी, पोटेशियम की। चलिए अब हम बात कर ले सोडियम की। एक बात तो ये सच है
कि डेंसिटी जो सोडियम की है वो पोटेशियम से थोड़ी ज्यादा होती है, बट पानी के डेंसिटी से कम होती है। वो 0.6 के करीब था, यहाँ पे 0.97 हो जाता है। पानी का तो आपको पता ही है 1 होता है, तो इसकी वजह से ये अभी भी फ्लोट करेगा मेरे पानी पे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमने वहां पढ़ा था, तो यहाँ पर 97 डिग्री सेल्सियस में ये आपका मेल्ट होगा। सेम बिहेवियर इसका वैसे ही ऐसे पोटेशियम करता है। इसके भी सिल्वर ग्लोब्यूल्स बनते हैं आपके, और ऐसे 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 सरफेस पे वो मूव करना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा रिएक्शन में बेटा आपको ऑलरेडी अच्छे से सब बता चुका हूं यहाँ पर, कि अगर कोई मेटल पानी से जुड़ेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन आपका लिबरेट होगा। सेम वही चीज, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है। अच्छा, अब वहां पे लाइलैक कलर था, यहां पर आपके पास गोल्डन येलो फ्लेम होती है। फ्लेम का कलर आपको पता होना चाहिए बेटा डिफरेंस के बारे में। इसके अलावा जो बबल्स हैं जैसे वहां प्रोड्यूस होता था, सेम यहाँ पे भी पानी में बबल्स प्रोड्यूस होंगे आपका। सेम इसी हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा सोपी, कलरलेस, स्लाइटली वार्म, क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए गर्म हो जाता है, एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन आपका तैयार होगा। क्लियर हो गया? तो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वैसे तो देखो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, सोडियम को पोटेशियम को एयर के अंदर जाते हुए एकदम से रिएक्ट कर जाता है, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर सेफ तरीके से फिर भी आप इनसे हाइड्रोजन को अगर बनाना चाहते हो, तो जो एलॉयज होते हैं ना हमारे सोडियम एंड मरकुरी के, जिसको सोडियम एमलगम कहा जाता है या पोटेशियम एमलगम कहा जाता है, उनको पानी से रिएक्ट करा के हम आसानी से और सिंपल और सेफ तरीके से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी आपकी सोडियम को लेकर। अब हम बात करेंगे अपने कैल्शियम को लेकर। बेटा देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे पहले ही आपको ये दिखाऊंगा, और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या क्या रहा है। अब इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने इसके अंदर ये डाला, कैल्शियम के डाला, तो डूब गया ना। तो डूबने का मतलब क्या हुआ कि ये पानी में सिंक कर जाता है, इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। दूसरी बात, बड़े ध्यान से देखो, इसमें बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपके लगातार, और थोड़ा सा मिल्की टेक्सचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। बस अब हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। जब कभी भी हमारा कैल्शियम पानी से मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये मिल्की सॉल्यूशन बनाता है। साथ में एक्सोथर्मिक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे धुआं भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन भी लिबरेट होती है आपकी। ठीक है, तो ये सब कुछ है, थोड़ा सा आपको इसके साथ मैं समझाना चाहता था। देखिए, हाइड्रोजन जो है, जो बबल्स है हाइड्रोजन के, वो तो लिबरेट होते ही हैं। साथ साथ जो सोल्यूशन है वो मिल्की बन गया है, अल्कलाइन तो है, ये देखो मिल्की स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, इसमें थोड़ा अल्कलाइन नेचर तो होता ही आपका। दूसरा, क्योंकि अल्कलाइन नेचर है इसलिए रेड लिटमस पेपर को जब अगर उसमें डालोगे तो वो ब्लू में बन जाएगा आपका। ठीक है, उसका काम यही होता है। ठीक है जी, आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हॉट वाटर का मेटल पे क्या इफेक्ट होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि यार कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट कर सकता है। अब हॉट वाटर की बात करेंगे। बेटा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, हाँ वो ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं होते, लेकिन अगर उनको रिएक्ट करवाना है, मतलब अगर हाइड्रोजन उनसे प्रोड्यूस करवाना है, तो उनमें से या तो गर्म पानी से रिएक्ट कराना पड़ता है या तो उसमें से स्टीम को पास करना पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिखाया है। यहां पर ना अगर आप देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर चाहे आप आयरन डाल दो, जिंक डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, कोई भी डाल दो, इसके अंदर सबका बिहेवियर एक जैसा है। पीछे ग्लास वूल डाला गया है, उसको पानी में डिप किया गया है, और उसको हम नीचे से आग लगाते हैं, इसलिए ताकि इसमें से वेपर बने, और मतलब स्टीम बने बेसिकली, और इसको भी हम गर्म करते रहते हैं। इस स्टीम को इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और जैसे रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और हम उसको इन्वर्टर सिलेंडर की हेल्प से ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे होता है सब कुछ, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये एक सिंपल सा आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाई है, इसके अंदर आप ध्यान से देख सकते हो कि कैसे सब कुछ टेक प्लेस करता है। फिर मैं बताऊंगा कि, और फिर रिएक्शन के हिसाब से बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमने बेटा ये वाला जो मैग्नीशियम है हमने इसको जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, उधर देखेंगे साथ के साथ जो हमारा ग्लास वूल है पानी में डिप्ड किया है, उसको भी हमने गर्म करना शुरू कर दिया ताकि स्टीम बनता रहे। बस उसके बाद जब हम इसको दोबारा गर्म करेंगे, तो पहले तो अभी देखो इसमें से क्या हो रहा है, देखो इसमें व्हाइट लाइट निकलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना प्लीज। देखो हो रहा है ना, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे गैस बन रही है। ये देखो, देखो चलने लग गया ना।
फ्लेमेबल गैस है ना, ये हमारी हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन की वजह से बेटा ये बर्न हो रहा है। तो थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को, तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है। स्टीम रिएक्ट कर रहा है मेरे इसके साथ, एंड एज ए रिजल्ट बेटा क्या है, हाइड्रोजन आपका प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस अब हम इसको समझेंगे रिएक्शन के थ्रू कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि हॉट वाटर की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टीम की प्रेजेंस में ये क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम हमने लिया था, वो बेसिकली मैग्नीशियम था जो हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था। अगर तो बेटा उसमें से बॉइलिंग वाटर को पास किया जाए तो वो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोड्यूस करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट कर देगा। क्लियर हो गया। लेकिन और हाँ, ये इसकी रिएक्शन है, सेम वही चीज बेटा जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ, हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन जो है वो आपकी लिबरेट होती है। लेकिन अगर उसी मैग्नीशियम को गर्म किया जाए और उसके अंदर स्टीम को पास किया जाए तो इंटेंस व्हाइट लाइट जो है वो आपकी बनती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी लिबरेट होती है। एक बात ध्यान रखें कि अगर गर्म पानी का इस्तेमाल किया गया है तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, अगर मैं स्टीम का इस्तेमाल करता हूं तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, गर्म पानी के साथ हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ ऑक्साइड, गर्म पानी के साथ हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ ऑक्साइड। प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही, हाइड्रोजन गैस तो बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये गर्म पानी के साथ और स्टीम से ही क्यों रिएक्ट करता है? रीजन बेटा इसकी रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है एज कम्पेयर टू जो 3 जो मैंने आपको बताए थे वहां पे आपको, ठीक है ना। तो इसलिए उसको रिएक्टिव मतलब उसकी रिएक्शन को करने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें हॉट वाटर या स्टीम की ही जरूरत होती है और तभी ये काम करेगा आपका। अच्छा, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, अब मेरी बात ना समझने की कोशिश करना बेटा। एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, आयरन हो, इन सबका काम होता है कि पहली बात इनकी रिएक्टिविटी अभी तक जितने बताए गए हैं उनसे काफी कम होती है। मतलब एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है जिंक से, जिंक की ज्यादा है आयरन से, तो आयरन की सबसे कम होगी एक तरीके से। तो ऑब्वियस बात यह है कि इनको इनसे हाइड्रोजन को अगर आपने निकालना है तो इनमें मुझे स्टीम से रिएक्ट कराना पड़ेगा, गर्म पानी से भी काम नहीं चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको, ये रिएक्शन सिर्फ कुछ देर तक चलता है। किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट अभी एल्यूमिनियम एंड जिंक की, आपको थोड़ा आगे आगे बताऊंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब एल्यूमिनियम और जिंक को स्टीम से रिएक्ट किया जाता है तो उनके ऊपर उन्हीं के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और उसी लेयर की वजह से वो फर्दर स्टीम को मेरे एल्यूमिनियम या जिंक के कांटेक्ट में लाने से रोकता है। और क्योंकि अगर मेरी स्टीम मेरे एल्यूमिनियम या जिंक के साथ नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर वाले स्टीम को देकर ये रिएक्शन को फर्दर चलाया जा सकता है। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर, कहता है इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिएक्टिविटी काफी कम है इसके वजह से स्टीम चाहिए इस केस में हमें। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये प्रोड्यूस करता है जो कि इनएक्टिव होता है। क्योंकि ये इनएक्टिव है, देयर इज नो फर्दर रिएक्शन ड्यू टू ऑक्साइड कोटिंग। रिएक्शन सिंपल, मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मैंने रिएक्ट कराया मेरे पानी के साथ, स्टीम है बेटा बेसिकली। एज ए रिजल्ट मुझे क्या देगा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां पे 800 टेम्परेचर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेरे को देगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा बेटा आपका हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो ये पूरा रिएक्शन है, ये याद रखें। इसमें स्टीम लिखना और 800 डिग्री सेल्सियस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। ये रिएक्शंस को याद रखना, ठीक है। याद तक समझ में आ गया। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है स्पेशली, कहता है एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्यों है? एट हाई टेम्परेचर हाउ एवर द कोटिंग ब्रेक्स, कोटिंग टूट जाती है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम लिबरेटिंग हाइड्रोजन। मैंने यही तो कहा था आपको, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो रिएक्शन करता ही है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है यार कि इसका ना ऊपर परत चढ़ जाती है इसे खुद के ऑक्साइड की, जो कि इनएक्टिव होती है। इसी वजह से इसकी कोटिंग को तोड़ने के लिए ये वेरी हाई टेम्परेचर मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी जाके ये रिएक्शन टेक प्लेस कर पाती है। क्लियर जी? वेरी गुड। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं बेटा यहां पे जिंक की, मैंने कहा ना जिंक की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से भी कम है, अब ऑब्वियस है स्टीम काम करेगा। तो
लिखा है इट इज इवन लेस रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव है। तो वो रिएक्ट तभी करेगा जब उसको गर्म किया जाएगा और उसमें से स्टीम को पास किया जाएगा। मैंने कहा ना, जो भी आपको पिक्चर दिखाई थी मैंने, उसमें क्या था, सभी में एक जैसे काम होता है। मैग्नीशियम को गर्म कर दिया, स्टीम को पास करा दिया, भाई एल्यूमिनियम गर्म कर दिया, स्टीम को पास, जिंक स्टीम, अब आयरन स्टीम, ये सब चलता रहेगा, ये तभी करेगा। रिएक्टिविटी कम है ना यार, इस वजह से ये सब कुछ ऐसे किया जा रहा है। क्लियर? आगे देखिए प्लीज। फिर वही वाली बात जो मैंने कही थी, यहां पर हाइड्रोजन जो आपकी लिबरेट होती है और जो जिंक है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट जिंक ऑक्साइड के अंदर, एंड ऑफ कोर्स इट इज इनएक्टिव इन नेचर। तो ऑब्वियस है, इन कोटिंग से बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पे। तो Zn प्लस H2O मिलता है ZnO, जो कि जिंक ऑक्साइड है, प्लस हाइड्रोजन। आपने एक चीज गौर करी इस पूरे रिएक्शंस के अंदर, जो स्टार्टिंग वाली रिएक्शन थी उसमें हाइड्रोक्साइड बना था, मैग्नीशियम तक, नॉर्मल हॉट वाटर तक नहीं हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यस। उसके बाद जब जब स्टीम आने लगा तो ऑक्साइड्स बन रहे हैं। याद रखेंगे, डिफरेंस याद रखोगे तो रिएक्शन भी याद रहेंगी। पहले हाइड्रोक्साइड और अब क्या बन रहे हैं, सारे ऑक्साइड्स बन रहे हैं आपके। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, अभी हम वही करने वाले हैं आयरन को लेकर भी। अच्छा, तो मैंने कहा कि वैसे तो जिंक ऑक्साइड जो है ना, गर्म जब होता है तो एक येलो कलर का होता है, पर जैसे जैसे ठंडा हो जाता है बेटा वो फिर से व्हाइट कलर का आपका हो जाएगा। ये बात भी आपने याद रखनी है बेटा। जितने भी पॉइंटर्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इनको अगर आप याद रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप करना पाओ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो हमने बात कर ली बेटा, देखो हम कहाँ से शुरू किए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर हमने इससे पहले एल्यूमिनियम, जिंक, अब लो जो हम अपने आयरन की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद एक नॉन मेटल के बारे में थोड़ी सी बात है, वो भी कर लेंगे और फिर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम। आयरन के बारे में बेटा मैंने ऑलरेडी बताया, सेम प्रोसीजर है सारा, कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे हमने हीट दिया हुआ है, स्टीम यहाँ से ऊपर जाएगी, ये स्टीम इसमें से जो गर्म वाला स्टील वूल है इसमें से पास करेंगे। यहां पर बेटा, यहां पर जैसे ही स्टीम इसमें से पास करेंगे ना तो फेरिक ऑक्साइड ये आपका बेटा प्रोड्यूस होता है। तो उस साथ में मैंने कहा ना हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होगा ही, फिर हम उसको इन्वर्टेड सिलेंडर की हेल्प से उसको हम आराम से फाइंड आउट, कलेक्ट जो है वो हम कर लेते हैं। अब हमें बात करनी है बेटा कि स्टीम का क्या इंपैक्ट रहेगा आयरन के ऊपर। मैं आपको ऑलरेडी एक बात बता चुका हूं डियर कि अगर हम एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की बात करें तो सबसे कम रिएक्टिव बेटा आपका आयरन होता है। ऑब्वियस स्टीम से रिएक्ट करना पड़ेगा तभी जाके आपको आपका जो प्रोडक्ट है साथ में एज ए हाइड्रोजन आपको मिलेगा। सो देखिए, सबसे पहली बात यहां पे ये मैंने लिखा है यहां पे स्पेशली आपके लिए कि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा कि जब आपका रेड हॉट आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो क्या बनाएगा, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राई मतलब तीन आपके Fe जिनकी वैलेंसी 3 है, एंड टेट्रा, टेट्रा का मतलब यहां पे क्या हुआ कि 4 आपके ऑक्सीजन मिल रहे हैं। ठीक है, सो साथ में हाइड्रोजन गैस तो है ही। देखिए क्या होगा यहां पर, ये लाइन के बारे में आता हूं मैं, पहले आपको रिएक्शन बता दूं बेटा। रिएक्शन में लिखा है कि Fe आयरन और आपका पानी जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनाएगा, यही हो गया ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। उसके बाद बेटा आपके पास हाइड्रोजन है। बैलेंसिंग याद रखना करनी, मैंने ऑलरेडी बेटा आपको 3 बार सिखा चुका हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट रिएक्शंस लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एज ए प्रोडक्ट क्या बन रहा है। मैं आपके इसके बेसिक्स की तरफ जाना चाहता हूं कि आपको समझें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पे। अब अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये निशान दिख रहा है आपको। ये जो निशान आपको दिख रहा है ये निशान बताता है कि इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये है कि यार अगर ये आयरन मेरे पानी से रिएक्ट करता है तो ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को ना निकालूं ना, अलग से मतलब कलेक्ट ना करूं, उसी कंटेनर में रहने दूं, तो ये हाइड्रोजन दोबारा इससे मिलेगा और मिलकर दोबारा ये अपने 2 प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकता है ना अचंभे वाली बात। तो ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके बारे में भी थोड़ी डिटेलिंग आपको मैंने बतानी है, वो भी बता ही देता हूं। देखिए बहुत इजी सी बात है। सबसे पहले रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया। अब बेटा होता क्या है, नोट को ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप चाहें तो साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। एक बात समझने की कोशिश करें बेटा कि हमारे पास 2 तरह की रिएक्शन यहां पे टेक प्लेस कर रही है। अगर आप आयरन और देखो आयरन और पानी को मिलाकर अगर इस तरफ आते तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और यहां से पीछे जाए तो उसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है
वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं या जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका मास कितना है। मतलब जितना ज्यादा मास होगा बेटा उतना ज्यादा स्पीड से वो रिएक्ट करेंगे, जितना मास कम हो तो कम उनका स्पीड होगा। तो इनिशियली क्या होता है कि मेरा जो आयरन है और ये जो मेरे पास पानी है, ऑब्वियस है ये ज्यादा है, प्रोडक्ट अभी तक इतना बना नहीं होता, तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से चल रही होती है और बैकवर्ड रिएक्शन इतनी तेजी से चल नहीं रहा होता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। सो एक बात हमेशा याद रखें, अगर मैं हाइड्रोजन सेपरेट नहीं करता तो एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा टेम्परेचर हमें मिलता है जिस टेम्परेचर के अंदर फ्रंट से आने वाला मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा जाती है, बिल्कुल मैच कर जाती है दोनों की स्पीड, और जब ऐसा हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी आपकी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो टेम्परेचर यहां पे 700 डिग्री सेल्सियस दिया है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें आपको ये इक्विलिब्रियम मिलती है। इस इक्विलिब्रियम को केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया है। बहुत इजी है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा जो मैंने बताया आपको। तो यहां पे देख सकते हो बेटा कि एन इक्विलिब्रियम दैट इज अटेन्ड थ्रू अ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि क्या है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड से आने वाला रिएक्शन, बैकवर्ड से जाने वाला रिएक्शन जब आपस में उनकी स्पीड मैच हो जाती है तो ये रिएक्शन रुक जाता है। इसमें 700 डिग्री सेल्सियस जो मेन है वो याद रखना। और ये इक्विलिब्रियम ना अटेन हो सके और रिएक्शन लगातार चलती रहे, इसलिए हाइड्रोजन को अलग से सेपरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी एक्चुअली डू दिस। अब रह जाता है बेटा एक सिंपल सा नोट, और नोट के अंदर पूरा क्रक्स निकाला गया जो बाकी के हमने भी पढ़े हैं। पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है मैग्नीशियम में, बट जब आप बात करते हो एल्यूमिनियम, जिंक की और आयरन की तो वही रेट मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है इसके रिएक्टिविटी की वजह से। दूसरी बात जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक इनके जो रिएक्शन हैं वो रुक जाते हैं आफ्टर सम टाइम। वो इसलिए क्योंकि जब स्टीम के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो एक तरह से कोटिंग होती है उस मेटल के ऊपर जो प्रिवेंट करती है मेरे मेटल को इन कांटेक्ट विद द स्टीम, जिसकी वजह से रिएक्शन आपका रुक जाता है। तो प्लीज इस बात को समझे, इन्हीं ऑक्साइड्स की वजह से जो ऑक्साइड है वो कहां जाएंगे, सरफेस पे कोटिंग लग जाती है, वो कोटिंग जो है कांटेक्ट तोड़ देती है उस मेटल का उस स्टीम से, जिसकी वजह से रिएक्शन टेक प्लेस होना बंद हो जाता है आफ्टर सम टाइम। क्लियर हो गया सब? बताओ समझ आ गया ना? गुड। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया मेटल को लेके, एक छोटी सी चीज रह जाती है वो है कि स्टीम का क्या एक्शन रहेगा किसी नॉन मेटल के ऊपर। देखिए जब हम बात करते हैं बेटा किसी नॉन मेटल की तो कहा जाता है, खासतौर पे हम कार्बन को लेके स्टडी करेंगे, कि जब हम स्टीम को पास करते हैं कार्बन के ऊपर, और कार्बन जो है बेसिकली कोयला यार है ना, कोक यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट कोक, तो उसको गर्म कर दो, रेड हॉट कोयला कर दो और फिर उसमें से पास करो बेटा अपना ये स्टीम। जैसे ही पास करोगे तो वाटर गैस जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है। क्या होता है वाटर गैस? देखिए सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है कार्बन एंड वाटर। यहाँ पे वाटर नहीं, बेसिकली स्टीम है, वो ये रेड हॉट कार्बन है जिसके बारे में मैंने बोला, उससे प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस कॉम्बिनेशन को हम वाटर गैस कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को वाटर गैस कहा जाता है, CO प्लस H2, दैट इज नोन एज वाटर गैस। आई होप आपको ये जो एक्शन था स्टीम का फॉर द मेटल, फॉर द नॉन मेटल या कोल्ड वाटर का मेटल के ऊपर क्या रिएक्शन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया कि कैसे हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठंडे पानी से, गर्म पानी से, स्टीम से एंड विद डिफरेंट मेटल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।